हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असनीत अकेडमी रांची। मैं हूं नितेश कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा में हास्यकरण के बारे में। यह टॉपिक खास करके उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। शिक्षा में हास्यकरण यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक समस्या के रूप में। मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन एज अ प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस टॉपिक में आज हम लोग कवर करने वाले हैं हास्यकरण क्या है, इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं हास्यकरण क्या है, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, हास्यकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन, हास्यकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, शिक्षा में हास्यकरण का क्या मतलब है, क्या है ना, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में हास्यकरण के क्या क्या कारण हैं, इसे दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या कैसे इसे दूर किया जा सकता है, मेजर्स टू एलिमिनेट मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन एंड भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। यानी कि हास्यकरण को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा में हास्यकरण को मिटाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, कौन कौन से योजना चलाए हैं ताकि हास्यकरण को समाप्त किया जा सके। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए एक एक करके इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा में हास्यकरण के बारे में, है ना। क्योंकि देखिए शिक्षा में हास्यकरण अगर हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी है हास्यकरण को समझना। जब तक हम हास्यकरण के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक हम शिक्षा में हास्यकरण के बारे में डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है हास्यकरण को समझेंगे, हास्यकरण समझ लेंगे तो फिर शिक्षा में हास्यकरण समझने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है ना। तो हास्यकरण का है क्या, हास्यकरण का अर्थ क्या है ना। हास्यकरण का अर्थ क्या है, तो हास्यकरण एक्चुअली दो शब्दों से मिल करके बना है ना। हास्यकरण दो शब्दों के मिलने से बना है, एक हास्य उसके बाद करण। तो हास्य के बारे में पहले समझेंगे। हास्य समझते हैं, मार्जिन। यहाँ पे देखिएगा मार्जिनलाइजेशन है ना, मार्जिन। तो मार्जिन को ही हिंदी में हाशिया बोलते हैं। अब इसको सिंपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नोटबुक है, कोई पेज है, उसमें हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं लेफ्ट साइड में, है ना। लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ते हैं, जो यहाँ पे छोड़ा हुआ है आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे छोड़ा हुआ है ना, छोड़ा हुआ है। इसी एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हाशिया बोलते हैं, है ना। हाशिया बोलते हैं, हाशिया या मार्जिन, मार्जिन बोल सकते हैं। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट मार्जिन है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला है, ये टॉप मार्जिन है ना, ये जो है टॉप मार्जिन है। तो दोनों तरफ से टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन दोनों तरफ से छोड़ते हैं, और इसका क्या होता है, कोई यूटिलाइज नहीं करते हम लोग, किनारे कर देते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। जो भी लिखना रहता है हम लोग इस मार्जिन के बाद वाले स्पेस में हम लोग लिखते हैं, है ना। इसमें हम लोग लिखते हैं, जो भी लिखना है हम लोग इसमें लिखते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन में हम लोग नहीं लिखते हैं, ये वाला पोर्शन में हम लोग नहीं लिखते हैं। हाँ, कभी कभी हेडिंग या पॉइंट नंबर या इस तरह का हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं लिखते हैं। तो क्या इसी को बोलते हैं हंसी, मतलब कि इसको क्या किए हम लोग, किनारे कर दिए, इसका हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं हम लोग इसके बाद वाला पोर्शन को यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो उसी तरह से क्या हो गया हास्यकरण, मतलब कि जिस तरह से हम लोग पन्ने में जगह छोड़ देते हैं ना, पन्ने में हम लोग छोड़ देते हैं, उसी तरह से
किसी भी चीज़ को अलग कर देना, है ना, हास्यकरण कहलाता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं या कोई टेबल है ना, ए टेबल है, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। ये क्या होता है, किसी भी चीज़ का वो सेंटर पॉइंट होता है ना, मतलब केंद्र बिंदु होता है। और उसी के किनारे किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना, उसी के किनारे किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो किनारे हैं, अगर मान लीजिए कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले कौन गिरेगा? अगर यहाँ पे हिलता है या फिर टेबल को हिलाया जाए तो सबसे पहले कौन गिरेगा? सबसे पहले कौन गिरेगा? सब जो किनारे में है वो लोग गिरेंगे, है ना, ये लोग यहाँ से गिरेंगे। यानी कि इनको क्या किया जाएगा? किनारे कर दिया जाएगा, यानी कि सेंटर में नहीं रखना है, किनारे कर देना है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो किसी भी चीज़ को किनारे कर देना, धकेल देना, पुश करना, है ना, किनारे रख, वही होता है हास्याकरण। अब जैसे मान लीजिए कहीं कहीं देखिएगा इंडस्ट्रीज लगते हैं ना, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? लोगों की ज़मीन ली जा जाती है ना, लोगों की ज़मीन ली जाती है, उसके बाद उनको उसके एवज में मुआवजा दिया जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि वादा करने के बावजूद मुआवजा नहीं देते, नौकरी नहीं देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग क्या होता है, हाशिया पर खड़े मतलब चले जाते हैं, हाशिए पर खड़े हो जाते हैं, किनारे, उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं होती है ना, ज़रूरत के लिए भी उनको भटकना पड़ता है या काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे सब देखिए हाशिया, जैसे पन्ने की बाईं ओर खाली जगह, है ना, जैसे पन्ने है, ये जो पन्ना है इसके जो लेफ्ट साइड में जो मार्जिन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसी को बोलते हैं हाशिया। हाशियाई का मतलब है जैसा जिसे किनारे ढकेल दिया गया हो, यानी कि ये इसको ढकेल दिया गया एक तरह से। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पेज है, ये ब्लैंक पेज है, वाइट पेज है, यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्केल से क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ देते हैं, किनारे उसको कर दे रहे हैं, उतना स्पेस को किनारे कर दे रहे हैं, है ना, ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वो व्यक्ति क्या होता है, केंद्र में नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे समाज में है, उसको सिर्फ हम लोग इस वजह से किनारे करते हैं कि वो गरीब है ना। ऐसा होता है ना कि अगर गरीब है तो हम उसको अपनी सोसाइटी में नहीं रखना चाहते हैं या अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम किनारे कर देते हैं, हम लोग धकेल देते हैं एक तरह से, है ना, किनारे धकेल लेते हैं। वो होता है हास्याकरण, किसी को जबरदस्ती बाहर निकाल देना या खुद ब खुद किनारे हो जाना उस जगह से, कि नहीं मेरे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, खुद को किनारे कर लेंगे, साइड में कर लेंगे, है ना, भाई आप लोग का मैटर है, आप लोग समझिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हम अलग हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हास्याकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग करना, यानी कि जो समाज का जो मुख्य धारा है, जो समाज है, सोसाइटी है, वहाँ से उसको अलग कर देना। अर्थात ऐसे व्यक्ति या समूह जिन्हें समाज में समान अवसर, अधिकार तथा सम्मान नहीं मिल पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको उन जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है। वो भी तो देखिए, कोई भी इंसान है, सम्मान तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना, सम्मान तो डिजर्व करता है ना, तो सम्मान भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। अवसर, अधिकार तो खैर बात कीजिए, लेकिन सम्मान जो होता है, रिस्पेक्ट की भावना से भी हम लोग, अगर कोई कमजोर है, अरे देखो गरीब आदमी जा रहा है ना, तो इस तरह की भावनाएं खुद ब खुद आती हैं, जिस कारण अक्सर वे लोग कमजोर, गरीब तथा उपेक्षित महसूस कर। जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी से बार बार हम लोग भेदभाव करेंगे, बार बार उसको बोलेंगे, बार बार मेंटली टॉर्चर करेंगे कि भैया तुम गरीब हो, हम अमीर है, तुम गरीब हो, हम अमीर है, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, मेरे पास देखो कि लग्जरियस कार है, जो भी है, तो क्या होगा, वो मेंटली प्रेशराइज होगा कि नहीं होगा, है ना। और क्या करेगा, वो खुद ब खुद मतलब कि खुद को कमज़ोर मानने लगेगा कि नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, दैट मीन्स कि हम कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर मानने लगेगा, खुद को गरीब, कमज़ोर कर लेगा, गरीब तो है ही। उसके बाद वो क्या करेगा, खुद को उपेक्षित महसूस करेगा, यानी कि किनारे में, कि मेरा कोई काम नहीं, मेरी किस्मत
ही खराब है, मतलब कुछ नहीं हो सकता है मेरे जीवन में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, खुद ब खुद हादसे पर चले जाना, खुद ब खुद खुद को किनारे कर लेना, है ना। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन आते हैं भाई, आदिवासी समुदाय, जो मूलवासी, जिसे मूलवासी, आदिवासी को ही मूलवासी बोलते हैं, है ना। आदिवासी समय जो मूलवासी जो पहले जंगल झाड़ों में रहा करते थे, है ना। तो वो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। दलित और निम्न जाति के लोग, जो छोटे छोटे जातियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जातियां, जनजातियां हैं, तो वो लोग क्या है, गरीब है, और बेघर लोग, गरीब और बेघर लोग। तो जो गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास घर नहीं है, महिलाओं के साथ भी बहुत सारे अत्याचार किया गया है पास्ट में, है ना। और अभी भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। महिलाओं को हर संभव कोशिश किया जाता है कि उसको दबाएं, है ना। उसके बाद है अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको लोग दबाने की कोशिश करते हैं, या वो खुद दब जाते हैं, नहीं हम लोग तो भाई यहाँ पे 100 लोगों की पॉपुलेशन में सिर्फ हम लोग 5 हैं, हम लोग 5 क्या कर लेंगे। तो खुद क्या करेंगे, वो दबे हुए महसूस करेंगे, या तो फिर उनको अरे ये लोग तो 5 ही हैं, ये लोग को यहाँ रहने नहीं देना है ना। तो वहाँ पे उनको किनारे कर दिया जाएगा, है ना। अब देखिए इसको पिक्चर से भी समझ लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर है ना, 3 पिक्चर है। एक पिक्चर में देखिए, एक तरफ मेजोरिटी है, एक तरफ माइनॉरिटी है। यानी तो मार्जिनलाइज कौन हुआ, जो माइनॉरिटी है वो। मार्जिनल मतलब कि हाशिया पर खड़ा कौन सा है ना, जो सबसे त्रस्त है, सब कुछ से परेशान है ना, हाशिया पर खड़ा है। तो ये क्या है, माइनॉरिटी वाला। मेजोरिटी वाला कभी भी हाशिया पर खड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसको वही, हम तो मेजोरिटी वाले हैं, हम उसका दिमाग में ही ये चीज़ भरा हुआ है, हम मेजोरिटी वाले हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, एक तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रहा है, और एक तरफ यहाँ पे बाउंड्री लाइन खींचा हुआ है, और एक तरफ सिर्फ सिंगल पर्सन है। ये इसको मतलब क्या किया गया है, वहाँ से किनारे कर दिया गया है कि आप भैया अब इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कीजिएगा, आपका जो लिमिट है यहीं तक है, इस बाउंड्री के इधर ही है, उधर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में हम लोगों के बीच कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, कोई इंटरफेयर नहीं करना है आपको, है ना। आप अलग रहिए, आप कोई मतलब नहीं है, आप गरीब हैं, आप इस जाति के, आप इस धर्म के हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, आप ऐसे हैं, काले हैं, कोरे हैं, जो भी है ना। और सेम चीज़ यहाँ भी थर्ड पिक्चर में भी देख सकते हैं, सर मेन सेंटर पॉइंट में है जो कुछ लोग हैं, और कुछ लोग किनारे में है ना। तो भैया ये लोग किनारे हैं, मतलब कि हाशियाई पर इन लोगों को खड़ा कर दिया गया, हाशिया पर भेज दिया गया, है ना। उनके साथ भेदभाव, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, है ना। उसके बाद कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। हास्यकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन। हास्यकरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों, समाजशास्त्रियों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, तक कटेगा, है ना, ये जो है ये कट जाएगा। समाजशास्त्रियों तथा यहाँ भी मैं टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, संस्थाओं होगा, है ना, आकार, संस्थाओं द्वारा दी गई है, जिसमें कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। यानी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न स्कॉलर्स ने क्या किए, हास्यकरण के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो इसी में से एक है एसिल गायकवाड़। एसिल गायकवाड़ वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हास्यकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि इसको क्या करें, सामाजिक प्रक्रिया, समाज से रिलेटेड है, जिसमें कुछ जातियां, वर्ग या समुदाय लगातार सामाजिक और आर्थिक अवसरों से वंचित रहते हैं या कर दिए जाते हैं, है ना। कि जहाँ पे कुछ जातियों, बस सिर्फ इसलिए कि वो इस जाति का है, ये हमारी जाति का नहीं है, ये ऊंची जाति का नहीं है, या कुछ सोसाइटी, कुछ क्लास होता है ना, अपर क्लास, हाई और मिडिल क्लास और लोअर क्लास, कुछ समुदाय, कुछ कम्युनिटी हैं जिन्हें मतलब जो भी अवसर आता है, जो भी है, उनको समान अवसर नहीं देगा। मान लीजिए कुछ फंड ही गया, तो वहाँ पे भी भेदभाव किया जाता है, नहीं उसको नहीं देना है, उसको देना है फंड को, है ना। समुदाय लगातार सामाजिक और आर्थिक अवसरों से वंचित रहते हैं या कर दिए जाते हैं, है ना। वंचित रहते हैं मतलब कि खुद नहीं उठा पा रहे हैं, या जानबूझ करके उठाने नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये कौन का, ये स्टेटमेंट किनका है, तो ये एसिल गायकवाड़ का है ना। उसके बाद है आयरिश मैरियन यंग के अनुसार हास्यकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ समूहों को सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, है ना, वो क्या कहते हैं कि जिसके माध्यम से कुछ समूह को सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे
शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी से अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो बेसिक नीड्स है, जो आदमी की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो होना चाहिए जिससे आदमी खुद को विकसित कर सकता है, वैसी सुविधाओं से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसमें भाग ही लेने नहीं दिया जाता है ना। तो क्या होगा, खुद ब खुद आदमी क्या करेगा, हाशियाई पर जाकर के खड़ा हो जाएगा, वो तो क्या हो गया, हास्यकरण का शिकार हो गया, है ना। उसके बाद है बिल हुक्स के अनुसार। बिल हुक्स क्या कहते हैं, इनका कहना है कि हास्यकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग, यानी जो मजबूत वर्ग हैं, कमजोर वर्गों को हाशिए पर धकेल देता है। यानी कि बाहुबली समझते हैं, बाहुबली कि हम हैं, हम मेरे सिवा कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये हाल है। मतलब जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो मजबूत वर्ग है ना, वो कमजोर वर्गों के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है और उन्हें सत्ता तथा संसाधनों से वंचित कर देता है ना। कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने देता है। उसके बाद आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी तो पता ही होगा सबको, हास्यकरण वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हो जाते हैं और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक न्याय जैसे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है ना। यानी कि एनसीईआरटी का कहना है कि वैसे समुदाय या वैसे व्यक्ति जिनको मुख्यधारा से अलग कर दिया जाता है, या उन्हें शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जाती है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती है, रोजगार नहीं दी जाती है, या अन्य किसी प्रकार के सामाजिक न्याय होते हैं जिससे वंचित कर दिया जाता है, वही क्या है, हास्यकरण है ना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार हास्यकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के कुछ समूहों को मुख्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से बाहर कर दिया जाता है ना। हास्यकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के कुछ समूहों को मुख्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप गरीब हैं, आप ये डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं हास्यकरण के कारण। तो इसका मेनली 3 कारण है ना। मेनली 3 कारण है। कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक रीजन, सोशल कॉजेज, सोशल रीजन एंड पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल रीजन, है ना। यानी कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण क्या बतलाता है कि भाई वो महसूस कराएगा कि आप क्या हैं, गरीब हैं, है ना। आप क्या हैं, गरीब हैं। आप क्या हैं, कमज़ोर हैं, है ना। आपके पास क्या है, मनी नहीं है ना, मनी नहीं है ना। आप दैनिक आवश्यकताएं, डेली नीड्स है, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है आर्थिक कारण। इसलिए मन ठाना कि मेरा किस्मत में कुछ नहीं है, मेरा किस्मत में यही करना लिखा है, तो हम इसी काम करेंगे। उसके बाद आता है सामाजिक कारण। उसके बाद है सामाजिक कारण। इसमें क्या है कि सोसाइटी में जितने तरह की बुराइयां व्याप्त हैं, है ना, वो सब चीज़ आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, ये फलाने जाति की है, इसके साथ कोई दोस्ती, कोई रिश्ता नहीं रखना है ना। उसके बाद क्या है, ये फलाने धर्म का है, उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म सर्वोपरि है, इसलिए उस धर्म को अपने यहाँ पे आकर के नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद जेंडर, लिंग, है ना, यानी कि वो महिला है, पुरुष है, उसके अकॉर्डिंग भी भेदभाव होता है ना। उसके बाद बात आता है राजनीतिक कारण की। तो राजनीतिक कारण में क्या होता है, पॉलिटिकल कॉजेज में, कि सरकारी भागीदारी है, जो सरकारी कार्रवाई है, जो सरकार के नियम है जो है, तो वहाँ पे कोई भागीदारी नहीं होगा, खास करके किसी विशेष समुदाय, विशेष व्यक्ति की। वहाँ पे वो जा भी नहीं सकता है, या वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, है ना। और उस क्या होगा, वोट भी नहीं दे सकता, मतलब अपने पसंद का सरकार भी नहीं चुन सकता है वो, या कोई अन्य पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं शिक्षा में हास्यकरण। अब आप सबको आप समझ में आ गया होगा कि हास्यकरण है क्या आखिर, है ना, हास्यकरण है क्या। तो ये शिक्षा में हास्यकरण क्या है ना।
शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक समस्या के रूप में, मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन एज अ प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा में हास्यकरण से तात्पर्य वैसे लोग जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, है ना, वैसे लोग जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर नहीं मिल पाते हैं या उन्हें जानबूझकर वंचित कर दिया जाता है ना। दो सिनेरियो हो सकता है, या तो उनको अवसर नहीं मिल रहा है या तो जानबूझकर इससे दूर किया जा रहा है, जिससे उन समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने या सफलता हासिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। अब इस तरह की समस्याएं आएंगी तो बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी ना। बच्चों के लिए स्कूल क्या कैसे होगा, बच्चों को आने जाने का साधन क्या होगा, है ना, बहुत तरह की बातें आती हैं। जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। अब देखिए, असमानताएं होंगी, विविधता मतलब कि भेदभाव होगा, तो लोग स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा उपेक्षित आदिवासी वर्ग है, यानी सबसे ज़्यादा अगर कुछ भेदभाव हुआ है तो सबसे ज़्यादा किससे हुआ है, वो आदिवासी वर्ग के साथ, है ना। अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय तथा गरीब लोग हैं जिन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है या वे खुद इसके शिकार हो गए हैं, है ना। यानी कि उनको जानबूझकर के हाशिए पर ला खड़ा किया गया है, किनारे कर दिया गया है, या वो खुद इस दलदल में फंस गए हैं। दोनों सिनेरियो हो सकता है, या तो कर दिया गया हो या तो खुद उस दलदल में फंस गए, क्योंकि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, है ना। कि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों को जैसे शिक्षा मिलेगी वैसी शिक्षा के अवसर यहाँ पे मतलब कि गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों को नहीं मिल पाएगी, है ना। समाज को जो धनी वर्ग समान शिक्षा को समान अवसर नहीं मिल पाते, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाओं जैसे संसाधनों का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं, है ना, या उन्हें सीमित लाभ मिल रहा है ना, या तो थोड़ा बहुत मिल रहा है या तो वो भी नहीं मिल रहा है। शिक्षा में हास्यकरण के कारण, है ना, सेम चीज़ें हास्यकरण के कारण मेन रूप से क्या है, 3 ही कारण होता है। आर्थिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है एंड राजनीतिक कारण होता है। अब देखिए आर्थिक कारण में क्या है कि जो लोग गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या गरीब की वजह से उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, ये भी बोल सकते हैं, है ना। भाई तू गरीब है, तुम हल चलाओ, तुम घर का काम करो, खेती बाड़ी करो, रिक्शा चलाओ, है ना, लेकिन पढ़ाई मत करो, है ना। उसके बाद आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब कि आपको पूरा सोसाइटी देखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या भेदभाव व्याप्त है। सबसे पहले क्या व्याप्त है, जाति, लिंग, है ना, ये सब क्या है, सामाजिक कारण है। धार्मिक है ना, सांस्कृतिक हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, जाति हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा, भाषाई हो जाएगा, ये सब क्या है, सामाजिक कारण है। उसके बाद आता है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना, है ना, अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना है या अब उनके अधिकारों से वंचित कर देना। आइए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, आर्थिक कारण को समझते हैं। शिक्षा में हास्य, देखिए इस पिक्चर से देख सकते हैं इनकी सिचुएशन क्या है। गरीब नहीं लग रहे हैं आपको, देखने से गरीब लग रहे हैं ना। शिक्षा में हास्यकरण का एक मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति होती है ना। शिक्षाकरण में हास्यकरण का एक मुख्य कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले अच्छे सुविधाओं वाले स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते हैं, है ना।
सॉरी दाखिला नहीं ले पाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं, महंगी किताबें नहीं कर सकते हैं तथा अन्य मिसलेनियस खर्चे का वहन नहीं कर पाते हैं। है ना? और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि लोग खुद को मन ही मन ये मना लेते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं ही नहीं, है ना। ये जो सुविधाएं हैं, जैसे कि बच्चे हैं ये मान लिए हैं कि भाई मेरे लिए ऐसी सुविधा नहीं है कि हम बेंच में बैठें, हम मेरे लिए एक अलग डेस्क हो, मैं, है ना। तो इस तरह ये मान लेते हैं और ये सब किसको दोष देंगे? किस्मत को, कि मेरी किस्मत में शिक्षा प्राप्त करना लिखा ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या होगा, जाने अनजाने खुद को वो हाशिए पर ला खड़ा कर देते हैं, है ना। और बच्चों को स्कूल छुड़वा कर किसी काम में लगा देते हैं जिससे उनका भरण पोषण हो सके। अब होता क्या है कि अब हर चीज़ से आप दूर जाने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को किनारे पर पाएंगे, है ना। आपके साथ कोई नहीं होगा, है ना। और उस समय आपको उनको समझ में नहीं आएगा क्या करें, है ना। बच्चे को अच्छी शिक्षा दें या नहीं दें। लास्टली आप डिसीजन लेते हैं कि मेरे पास तो ये काम है, हम बच्चे को भी इस काम में लगा देते हैं ताकि अभी की जो समस्या है वो हमारा ख़त्म हो जाए, मेरा घर चल सके, मेरा गृहस्थी चल सके, 2 वक्त की रोटी खा सकें, है ना। उदाहरण जैसे कि गरीब तथा बेघर लोग जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब हैं, दलित, बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने, है ना। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक कारण की। तो सामाजिक कारण क्या है? जो क्या है, सोसाइटी ने पैदा किया है इसको, है ना। सोसाइटी ने क्या किया है, इसको पैदा किया है। अब जैसे देखिए ये पर्सन है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये पर्सन है, इसको लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ लोग भेदभाव कर रहे हैं ना, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम इधर मत आओ, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो जब किसी भी व्यक्ति या समूह को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृति तथा अन्य सामाजिक कारणों के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, तो उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है या किसी भी तरह के सामाजिक गतिविधियों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से दूर रखा जाता है, जिससे वे सामाजिक हास्याकरण के शिकार हो जाते हैं, है ना। अब मान लीजिए हर जगह से किनारे कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सीख पाएगा? कुछ भी नहीं सीख पाएगा, है ना। और वो क्या करेगा, खुद को हाशिए पर ला कर खड़ा कर देगा। उदाहरण के लिए आदिवासी समुदाय, दलित तथा निम्न जाति के लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक तथा विशेष सहायता वाले बच्चे इत्यादि, है ना। ये क्या है, सामाजिक कारण है। है ना। सबसे ज़्यादा कौन अपेक्षित है इससे? आदिवासी समुदाय के लोग, दलित, निम्न जाति जो लोअर कास्ट आते हैं, महिलाएं, अल्पसंख्यक जिनकी पॉपुलेशन कम है, तथा विशेष सहायता वाले बच्चे यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, है ना। तो उनको भी ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। उसके बाद है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या होगा कि पॉलिटिकली उसे दबाया जाएगा, है ना। जब किसी व्यक्ति या समूह को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, अपने विचारों को व्यक्त करने या निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाता है तो यह राजनीतिक हास्याकरण होता है। उदाहरण, कानूनों तथा नीतियों में किसी विशेष को अनदेखा करना, किसी को मतदान के अधिकार से वंचित करना, कम प्रतिनिधित्व देना, राजनीतिक हिंसा तथा धमकी देना इत्यादि, जिससे समाज में असमानता तथा अन्याय को बढ़ावा मिलता है ना। अब मान लीजिए आप घर से शुरुआत हो, कोई भी छुआछूत है, भेदभाव, अरे ये लड़की है इसके साथ इस तरह से बात करना, तो उस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? घर से।
कोई कास्ट का है वैसा कास्ट का, उसको लोग चिढ़ाते हैं, तो घर जाएगा तो फिर वापस खेलने नहीं आएगा। उसके बाद आता है शिक्षा में हास्यकरण को दूर करने के उपाय। शिक्षा में हास्यकरण को कैसे दूर किया जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मेजर्स टू एलिमिनेट मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो है सभी को समान अवसर। मान लीजिए अगर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो खुद को क्यों हास्याई समझेंगे, समझेंगे क्या, नहीं ना। उसके बाद समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद है अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। उसके बाद है संवेदनशीलता पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। अब इसमें समझिए, सभी को समान अवसर मतलब कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है ना। ये नहीं कि किसी को कम दिए, किसी को ज़्यादा दिए, किसी को दिए नहीं। उसके बाद है समावेशी शिक्षा। इसमें क्या है कि इसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही सेम स्कूल में पढ़ने का अधिकार है ना। तो शामिल किया, इंक्लूसिव मतलब सबको शामिल किया जाता है, किसी को भी किनारे नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में लचीलापन। अब होता क्या है, जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो अपना लैंग्वेज ही, लोकल लैंग्वेज ही जानते हैं, है ना। अब जैसे कि उनके लिए करिकुलम कैसा हो, टेक्निक क्या हो, है ना। तो टेक्निक जो होगा कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना, फ्लेक्सिबल होगा। ये करिकुलम एंड टीचिंग मेथड, ये जो तैयार होगा किसको ध्यान में रख करके तैयार करना है, जो नीडी बच्चे हैं, है ना, उनको ध्यान में रख के करना है आपको। उसके बाद है अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। अब देखिए, टाइम टू टाइम आपको पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, बच्चे क्या है नहीं है उसके बारे में आपको डिस्कस करते रहना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करते रहना पड़ेगा। उसके बाद है संवेदनशीलता पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, टीचर्स ट्रेनिंग ऑन सेंसिटिविटी। अब होता क्या है कि बहुत सारे टीचर जो हैं बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसलिए ये चाहिए कि संवेदनशीलता पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए, है ना, ताकि वो बच्चे को ऑब्जर्व कर सके, बच्चे को बता सकें क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद होता है शिक्षा में हास्यकरण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, है ना। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल इन एजुकेशन, है ना। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 338 तथा 338 के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जिसमें शोषण जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की प्रावधान है, जिसमें शोषण तथा अन्याय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों के संबंध में इन समुदायों को लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है ना। यानी कि जो ST SC आते हैं उसके लिए अलग एक्ट बना हुआ है, अगर कोई उन्हें टॉर्चर करता है, कोई उन्हें परेशान करता है तो वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा में हास्यकरण को दूर करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तर पर अनेक उपाय किए गए हैं। इनका उद्देश्य हास्य पर खड़े लोगों तथा समुदायों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक उद्देश्यों से है ना। अब इस सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या क्या कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, है ना। तो सरकार ने जो काम किया है, शिक्षा का अधिकार दिया है सबको, है ना, सारे बच्चे को पढ़ने लिखने का अधिकार है, शिक्षित होने का अधिकार है। ये जो एक्ट आया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, है ना। चल, इसमें क्या है, यह अधिनियम सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाता है, यानी कोई भी बच्चा छूटे नहीं, सबका अधिकार है, कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी करता है, यानी कि जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क सुविधा
मिलेगी, मतलब फ्री में सब कुछ मिलेगा, है ना। इसके अलावा निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए 25% सीटों पर प्रवेश की गारंटी देता है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। अब इसमें क्या, हर एक स्कूल में क्या है ना कि 25% सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, तो गरीबों के लिए रिजर्व है। तो गरीबों के बच्चे उस सीटों में पढ़ सकते हैं, ताकि उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। उसके बाद आते हैं सर्व शिक्षा अभियान। ये कब शुरू किया गया था इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था, है ना। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक तथा माध्यमिक मध्य, है ना, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता में सुधार लाना है। यानी कि जो मिडिल स्कूल तक जो भी क्वालिटी है उसमें सुधार करना है, कुछ कमी नहीं रहना चाहिए। इसके तहत हाशिए पर खड़े बच्चों जैसे प्रवासी मजदूर के बच्चे, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले तथा वंचित समूहों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। इसके तहत वैसे लोगों को विशेष ध्यान दिया जाता है जो पिछड़े हुए हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल तक पहुंच बढ़ाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वहाँ ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से पारा शिक्षकों की नियुक्ति करना, सीखने सिखाने की सामग्री का विकास करना शामिल है ना। तो उसमें सारा कुछ मटेरियल दिया जाता था, खेलकूद का सामान हो चाहे खाने, तो सारा कुछ उस योजना में था शामिल, है ना। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि इंक्लूसिव मतलब कि सारे बच्चे को एक ही परिवेश में एजुकेशन देना है, ये नहीं कि कोई विकलांग है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करना है, नहीं, है ना। तो यह योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा पर जोर देती है ना। इसके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक उपकरण प्रदान करना तथा सभी विद्यालयों को दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बनाना जैसे उपाय किए जा रहे हैं, है ना। तो उसमें तो भाई जब समावेशी इन्वायरमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सबके अकॉर्डिंग सारा कुछ होना चाहिए, है ना, तभी वो एडजस्ट कर पाएगा बच्चा ना। उसके बाद है छात्रवृत्ति तथा वित्तीय सहायता, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल हेल्प। इसके तहत सरकार द्वारा हाशिए पर खड़े समुदायों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ना। इसके तहत जो कमज़ोर छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गया, छात्रवृत्ति छात्रावास की सुविधा तथा ज़रूरतमंद छात्रों के लिए कोचिंग की सुविधा, ताकि आर्थिक समस्या के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, है ना। जैसे भी हो बच्चे को पढ़ाना है भाई, उसके लिए हम जो भी खर्च करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं आरक्षण नीति की। आरक्षण नीति रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा हाशिए पर खड़े समुदाय के लोगों को शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी नौकरी में सीटें आरक्षित की गई, ताकि उन्हें शिक्षा तथा नौकरी में समान अवसर मिल सके, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शामिल है ना। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी किसके लिए है, आदिवासी के लिए है, हरिजन के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है, और वैसे कमज़ोर लोग जो जनरल में आते हैं वो किस में आ जाएंगे, EWS में, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, है ना। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय, संसदीय तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, है ना। मतलब पढ़ाई के साथ साथ इसको क्या पॉलिटिक्स में भी लाया जा रहा है ना, ले आया गया है। उसके बाद है महिला समाख्या योजना, जो 1989 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये NP 1986 की योजना है ना। मतलब कि जब 1986 में NP लाया गया था, उसी में ये चीज़ बताया गया था कि जो
पिछड़े वर्ग के महिलाएं हैं जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं, है ना, उन पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1989 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े समूहों की महिलाओं को शिक्षित तथा सशक्त बनाना है ना, ताकि उनमें सामाजिक बदलाव तथा नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। यानी कि महिलाओं के लिए था, जो पिछड़े वर्ग के पिछड़े थे, बहुत पिछड़े थे, कुछ नहीं अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो वो क्या, जिसको कुछ पता नहीं रहेगा वो क्या होगा, शोषित होगा ना। तो इसलिए उनको जागरूक करने के लिए, उनको साक्षर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया है ना, इस प्रोग्राम को लाया गया, इस योजना को लाया गया। उसके बाद है पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का अनुकूलन। अब देखिए, अडोप्टेशन ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाशिए पर खड़े समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है ना। अभी जो बच्चे हैं उनका जो कल्चरल डाइवर्सिटी या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले पढ़ने में, ये ना कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चा साइड होना चाह रहा है, ताकि बच्चे अपनी पृष्ठभूमि में जुड़ाव महसूस कर सकें। अब मान लीजिए मेरा कल्चर अलग है, आप दूसरी जगह का बुक पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, 2004 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस विद्यालय की स्थापना विशेष रूप से पिछड़े प्रखंडों में बालिकाओं के आवासीय विद्यालय के रूप में किया गया था, है ना, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के रूप में किया गया था। यानी कि जो भी पिछड़ा ब्लॉक है वहाँ पे एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना। उसमें क्या है कि 6 से 12 तक के जितने भी बच्चियाँ हैं, है ना, 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के जो जितने भी बच्चियाँ हैं वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आवासीय परिसर रेसिडेंशियल है तो उसे है कि आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका उद्देश्य था लैंगिक भेदभाव भी कम करना, है ना। मैं एक उद्देश्य और था लैंगिक भेदभाव को कम करना। मान लीजिए बच्चे को हम लोग रखें, बहुत सारे जगह ऐसा क्या होता है कि जन्म लेने से पहले ही बच्चियों को मार दिया जाता है। तो उस सब चीज़ को कम करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया कि 12 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट उसे रहने, खाने और पढ़ने के लिए सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब इसमें क्या है कि ये जो कार्यक्रम था 2003 में आया था। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है ना। यहाँ पे वैसे बालिकाएं जो पिछड़ी हुई हैं उनको और एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है, एडिशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो इसका काम था उन्हें मदद करना। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत के कम था तथा लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था। यानी कि वहाँ पे खास करके जहाँ पे महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम है और जो जेंडर गैप है वो ज़्यादा है, लैंगिक भेदभाव ज़्यादा किया जाता है, खास करके उस तरह के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि महिला साक्षरता दर में वृद्धि हो सके तथा लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सके। इस योजना को 2018 में समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया है ना। उसके बाद है जागरूकता अभियान। अब किसी भी चीज़ के लिए क्या है, जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे तो लोग जागरूक होंगे नहीं, उनको पता नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जागरूक करना पड़ता है, बताना पड़ता है। भाई देखिए, गवर्नमेंट आपके लिए ऐसे ये स्कीम लाई है, गवर्नमेंट रहने का खाने का व्यवस्था करा रही है और यूनिफॉर्म की व्यवस्था करा रही है, बस आपका काम क्या है कि स्कूल आना है।
तो सरकार तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठन एनजीओ इस फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं के माध्यम से शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, खासकर उन समुदायों में जहां शैक्षिक पहुंच कम है ना। एक तो ऑलरेडी एजुकेटेड नहीं है तो पता कहाँ से चलेगा, तो भाई हम लोग का फ़र्ज बनता है कि हम लोग उसे जागरूक करें। ये सभी उपाय शिक्षा में हास्यकरण को कम करने और सभी बच्चों को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, परंतु अभी भी इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में बाधा बनी हुई है। चलिए आते हैं अब इस यूनिट का निष्कर्ष में, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंक्लूजन कर निकालना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक कॉमन देख लेते हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है ना। परंतु इसके लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में समता, समानता, विभेदीकरण तथा हास्यकरण जैसी प्रमुख चुनौतियाँ मौजूद हैं। अर्थात इसके लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि इन सारी समस्याओं को समाप्त न कर दिया जाए, है ना। जो भी समस्याएं जब तक उसका निदान नहीं करेंगे तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार समाज और समुदाय के लिए एक समग्र तथा बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाए। इसके तहत सिर्फ विद्यालय खोलने तथा बच्चों को दाखिला कराने पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता एक समान हो, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हाशिए पर छात्रवृत्ति, छात्रावास इत्यादि, जब तक इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो जाता, तब तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य केवल लक्ष्य बनकर ही रह जाएगा, न कि वास्तविकता, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश का PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, है ना। तो जैसे मार्जिनलाइजेशन, द मार्जिन क्या है, सच एज द ब्लैंक स्पेस, है ना, ब्लैंक स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ पेज, है ना। Marginalization means to isolate or push a person, group, community from the mainstream of society. That is, such person or groups who do not get equal opportunity, rights and respect in the society, due to which they often feel weak, poor and neglected. For example, tribal communities, Dalit and lower caste people, poor and homeless people, women and minorities, etc. अब डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप PDF में देख लेंगे, है ना। कॉजेज में क्या वही सेम चीज़ है, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज एंड पॉलिटिकल कॉजेज, है ना। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो। एंड इसका नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों आज हमने सीखा हास्यकरण क्या है, हास्यकरण की परिभाषा, हास्यकरण के क्या कारण हैं, है ना, हास्यकरण के क्या कारण हैं, और शिक्षा में हास्यकरण क्या है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसे दूर करने के उपाय तथा भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके आसपास हाशियाई लोग हैं कि नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो हाशिया पर हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना। और अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल अस्मित अकेडमी रांची पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल लिंक है हमारा यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो खैर पीडीएफ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा अस्मित अकेडमी रांची, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हमारा चैनल लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। कमेंट ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बने रहिए, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वही हम लोगों के लिए क्या है, मोटिवेशन का काम करता है ना।